आप सभी का हमारे इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन के अंतर्गत हम चैप्टर्स को लेकर के चल रहे थे, तो आज का हमारा चैप्टर है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। जी हाँ, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे और उन पे आधारित हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे 5 से 6, जिसमें से एक क्वेश्चन पहले पूछ लिया जाएगा और बाकी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम किन 6 टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला होगा पारिस्थितिकी या इकोलॉजी इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा परिभाषा या डेफिनेशन, तीसरा होगा उद्देश्य और विषय क्षेत्र यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप, चौथा होगा पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, पांचवा होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट यानी पारिस्थितिकी के आवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण, छठवां हमारा टॉपिक है प्रमुख पारिस्थितिकीय कारक मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर्स। जी हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी या किसी भी एग्जाम्स में इसी 6 पॉइंट से ही पूछे जाते हैं और इसके अंदर जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, तो उसके बाद आपके इस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हालांकि आज भी जो हम टॉपिक कवर करेंगे इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि पूर्व में पूछा गया है कि समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, यानी साइकोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का की स्टडी होती है। ऑप्शन ए, एक व्यक्तिगत पौधे या जंतु और वातावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप और जंतु समुदायों का अध्ययन किया जाता है। सी, पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय और अजीवीय घटकों का अध्ययन होता है। डी, जैविक और अजैविक संगठकों का अध्ययन होता है। क्या आपका यह क्वेश्चन तैयार है? नाउ इसको आप तैयार कर लीजिएगा और आगे भी मैं 5 क्वेश्चंस कम से कम आपके बीच में रखूंगा। फिलहाल हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी इंट्रोडक्शन को। जी हाँ, इस पे मैंने डिटेल में पहले चैप्टर में ही बता दिया था। फिलहाल स्टार्टिंग इसी से कर रहे हैं, एक थोड़ा सा उसी का पार्ट लेकर के मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जब हम आते हैं इकोलॉजी इंट्रोडक्शन पे, इसका हिस्ट्री ऑफ यूजेस क्या है, यानी प्रयोग का इतिहास क्या है। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 यानी 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया था। द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द अर्नेस्ट हैकेल इन 1869। नेक्स्ट, अब हम इस शब्द के ओरिजिन की बात करें तो इस शब्द के ओरिजिन 2 ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर के किया गया है। एक है इकोस और दूसरा है लोगोस। इकोस यानी कोई लोग इसको इकस भी पढ़ते हैं। तो इकोस का अर्थ होता है घर या आवास और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स इकोस हाउस एंड लोगोस स्टडी। अब हम देखते हैं इसका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है। तो जब इसकी बात करते हैं तो इसमें मैंने पूर्व में ही बता दिया था कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवधारियों के आवास स्थानों और उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस बात को समझने के लिए आप फर्स्ट चैप्टर जरूर डिटेल में पढ़ लें जो मैंने लेक्चर लिया हुआ है। नेक्स्ट, इसका सेंस क्या है? इट मींस द इकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आइदर प्लांट्स और एनिमल्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन देम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह किसका स्टडी है कि कोई भी अगर जीव है वह जिस जगह पे रहता है तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा होता है, इसकी स्टडी की जाती है किसके भीतर? इकोलॉजी के भीतर। नाउ अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ध्यान रखिएगा, मैं ज्यादा बकवास नहीं पढ़ाऊंगा, केवल टू द पॉइंट आपसे लेकर के चल रहा हूं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द लिविंग कम्युनिटीज इज कॉल्ड इकोलॉजी। बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या है। जब ऑब्जेक्ट और स्कोप की बात हम कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहली चीज इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वही पर्यावरण के साथ जीवों का अध्ययन करना। और जब हम स्कोप की बात करते हैं तो इसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहली चीज आप ये जान लें कि औद्योगिक मानव की क्रिया का प्रभाव पर्यावरण पर तीव्र गति से पड़ रहा है, जिससे कि पारिस्थितिकी संबंधी संकल्पनाओं और चिंतन में परिवर्तन हो रहा है और इसका क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया था कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था 1850 के पहले तक, तब तक इस क्षेत्र का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जब देखा गया तो इसकी स्टडी में कई सारे ब्रांचेस निकल करके आने लगे थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो अन्य विज्ञानों के अंग के रूप में इसकी स्टडी आरंभ हुई। कैसे? पारिस्थितिकी अब जीव विज्ञान की धरोहर नहीं रह गई है, बल्कि यह अन्य विज्ञानों का भी अंग बन गया है। पहले इसको बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते थे। नेक्स्ट, दूसरी चीज अगर हम बात करें,
अगली चीज कि नियोजन में इसका उपयोग बढ़ा है, यानी यूज इन प्लानिंग। यदि हम देखें पारिस्थितिकी के नियमों, संकल्पनाओं और सिद्धांतों का प्रयोग नियोजन में किया जा रहा है, जैसे कि निक सिद्धांत है, ऊर्जा प्रवाह है, पोषण स्तर है, पदार्थों का पुनर्चक्रण है, सहनशीलता की सीमा, वनस्पति में क्रमानुगत परिवर्तन आदि में इसकी स्टडी होती है। अब हम आते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट, वह है पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं, यानी ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है, तो जब इसके ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रांच है जिसे हम कहते हैं स्वयं पारिस्थितिकी, ऑर्टिकोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत किसकी स्टडी होती है? तो इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे या जंतु और वातावरण से उसके संबंधों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी ऑर्टिकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल एंड इट्स इंटरेक्शंस एंड इफेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। ध्यान रखिएगा, ये चीज है। फिर दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी, साइकोलॉजी। समुदाय पारिस्थितिकी क्या है? इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप और जंतु समुदायों, उनकी रचना और व्यवहार और उनके स्थान के वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो समुदाय पारिस्थितिकी में एक किसी पर्टिकुलर एरिया का जो इन्वायरमेंट है, तो वहां पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का संपूर्ण रूप से एक ग्रुप वाइज अगर बात करें तो वहां के एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसकी स्टडी होती है, या कोई जीवों की एक कम्युनिटी जीवों के दूसरी कम्युनिटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, इंटरेक्शन करती है उसी एनवायरनमेंट में, उसकी स्टडी साइकोलॉजी में होती है। लेकिन जब हम आर्टिकोलॉजी की बात करते हैं तो आर्टिकोलॉजी में किसी एक जीव का, उसके पर्यावरण, व्यक्तिगत जीव या पौधे को पकड़ लिया जाता है। कोई पर्टिकुलर आम का पौधा हो गया या कोई पर्टिकुलर जीव है, एक जीव इंडिविजुअल बीइंग की स्टडी होती है उसके एनवायरनमेंट से, ना कि पूरे समुदाय की स्टडी होती है। तो आर्टिकोलॉजी और साइकोलॉजी में ये एक बड़ा डिफरेंस है। आर्टिकोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर पौधे या पर्टिकुलर जंतु को पकड़ता है, वहीं जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यह एक ग्रुप वाइज जीव या जीव समुदायों को पकड़ करके चलता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अगर हम आगे की बात करें तो साइकोलॉजी का भी डिवीजन हो जाता है। तो इसके अंदर दो सब डिवीजन महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है, इसका अगर सब डिवीजन की बात करें तो समुदाय पारिस्थितिकी। ध्यान रखिएगा, समुदाय पर यानी कम्युनिटी इकोलॉजी, यह क्या है? किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों की आबादियों द्वारा निर्मित जैविक समुदाय और इसके वातावरण के संबंधों का जो अध्ययन होता है वह समुदाय पारिस्थितिकी के भीतर रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है दूसरा, अगर हम बात करें तो यह है आबादी पारिस्थितिकी यानी पॉपुलेशन इकोलॉजी। यानी इसमें किसकी स्टडी होती है? किसी स्थान पर एक ही जाति के विशेष के पादप या जंतु के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी और इसके वातावरण के संबंधों और प्रभावों का अध्ययन पॉपुलेशन इकोलॉजी के भीतर होता है। निश्चित कर रहा हूं कि आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझ रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, समुदाय पारिस्थितिकी में किसका है? एक स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारी हैं, और यहां पर पॉपुलेशन वाले इकोलॉजी में किसका अध्ययन है? किसी एक जाति के ही पादप या जीव को रखा जाता है। यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो अगर केवल भेड़ किसी जगह पर आते हैं तो भेड़ों के समुदाय की स्टडी होती है उसके एनवायरनमेंट से, उस एनवायरनमेंट से। वहीं जब हम समुदाय पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं तो यहाँ भेड़ बकरियों सबके समुदायों को ले लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के साइकोलॉजी के ये दो सब डिविजन्स हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अगला देखें तो एक और डिवीजन भी हम इसको ले सकते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी। इसमें किसकी स्टडी होती है? एक प्रकार से ये तीसरा डिवीजन बन जा रहा है। किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय और अजीवीय घटकों के पारस्परिक संबंधों और इनके घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, तत्वों के चक्रीकरण और खाद्य जाल का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब ध्यान रखेंगे, अब हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, मेन टॉपिक्स पे, दैट इज पारिस्थितिकी के आवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट्स। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कोई भी जीव जंतु या पादप या पौधा, प्लांट्स, वह किस एनवायरनमेंट में रहता है, कहां रहता है, किस तरीके के परिवेश में रहना पसंद करता है, उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो मूलतः अगर देखें तो दो प्रकार का हैबिटेट के आधार पर डिवीजन है। पहला है एक्वेटिक इकोलॉजी, दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। जी हाँ, आप इससे परिचित होंगे। एक्वेटिक इकोलॉजी किसे कहते हैं? एक्वेटिक शब्द आप समझ ही गए होंगे, एक्वा शब्द जल से बना हुआ है। तो जो जीव जंतु या पौधे जलों में निवास करते हैं या पनपते हैं उन्हें जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ा जाता है।
या फिर वो जलीय पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं। अगर हम बात करें तो जलीय पारिस्थितिकी के भी दो प्रकार हैं, दो डिवीजन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जांपल में। तो सबसे पहला है स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, यानी फ्रेश वाटर इकोलॉजी। इसके एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है, जैसे तालाब है, नदी है, झील है, इनमें जो पाए जाने वाले जीव हैं या पौधे हैं वे स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं। अब एग्जाम्पल इसके क्या है, जैसे स्वच्छ जल में पाए जाने वाली मछलियां, मेढक, पौधों में जलकुंभी, जो जलकुंभी है ये हमेशा स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी में ही पाया जाता है, यानी फिश, फ्रॉग्स एंड प्लांट्स लाइक वाटर हाइसेंथ, ये जो भी चीजें हैं किसके अंदर है, स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी में आते हैं। फिर उसके बाद आता है समुद्री जल की पारिस्थितिकी, ध्यान रखिएगा, एक्वेटिक का ये दूसरा डिवीजन है, मैरिन इकोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जो खारे पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु है, समुद्र में, महासागर में, उन्हें हम समुद्री जल की पारिस्थितिकी में रखते हैं। इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे अगर आप देखेंगे शार्क मछली है, समुद्री कछुआ है, या प्रवाल भीतियां या कोरल रिफ्स हैं, तो ये सब समुद्री जल की पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं। आपको याद होना चाहिए ये सारी बातें, निम्नलिखित में से कौन सा किस पारिस्थितिकी में पाया जाने वाला जीव या जंतु है। तो ये हो गया आपका समुद्री पारिस्थितिकी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसी का अगला डिवीजन, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। इस पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और इसके क्या डिवीजन है। तो अगर देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के, तो इसके भी कई सब डिवीजन हैं। इसमें सबसे पहला आता है घास स्थल पारिस्थितिकी, यानी ग्रासलैंड इकोलॉजी। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सवाना है या प्रेयरी है, यहाँ पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे कि घास स्थल में शाकाहारी जानवर, जैसे कि जेबरा हुआ, गाय हुआ, मांसाहारी जानवर में शेर हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब ग्रासलैंड इकोलॉजी के पार्ट आते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा वन पारिस्थितिकी, यानी फॉरेस्ट इकोलॉजी। इसके क्या एग्जांपल हैं, यानी कि जो वनों में जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद यह टेम्परेट फॉरेस्ट या शीतोष्ण वन है, इनमें पाए जाने वाले जीव जंतु। तो अगर देखेंगे तो इसमें से भी कई सारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनकी स्टडी इनके पर्यावरण के हिसाब से की जाती है। जो फॉरेस्ट इकोलॉजी के जीव जंतु हैं वो अगर देखा जाए तो ग्रासलैंड इकोलॉजी में जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर क्षेत्र के फॉरेस्ट इकोलॉजी, जैसे अफ्रीका में पाए जाने वाले शेर या बाघ हैं, देखिए मोदी जी ने उन्हें भारत बुलाया, लेकिन भारत की जो जलवायु है उनको सर्वाइव नहीं करा पाई, भारत के वन उसको सर्वाइव नहीं करा पाए, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रकृति और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रकृति नेचर में अंतर होता है। तो जरूरी नहीं कि एक का में कोई जगह निवास कर रहा है तो दूसरी जगह भी वह जीव जंतु सफलता से निवास कर ले जाए। फिर इसके बाद है अगला डिवीजन है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, डेजर्ट इकोलॉजी, जैसे कि सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु, कैक्टस या ऊंट आदि हैं। फिर उसके बाद है फसल स्थलीय पारिस्थितिकी, यानी कि क्रॉपलैंड इकोलॉजी। ध्यान रखिएगा लैंड इकोलॉजी के अंदर कितने सारे पार्ट्स हो गए। फिर इसमें क्या है, जैसे धान के खेतों में, गेहूं के खेतों में कुछ कीड़े मकोड़े, पक्षी जो पाए जाते हैं, तो वे सब फसल स्थलीय पारिस्थितिकी के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आपने जान लिया इस टॉपिक को कि पारिस्थितिकी के ये रहने के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर पारिस्थितिकी का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। अक्सर इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक को कि प्रमुख पारिस्थितिकी कारक क्या हैं। जी हाँ, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत बारीकी से इस पॉइंट को, इस हेडिंग को पढ़ना है, आपको 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे। तो इस यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस बस करा करके इस लेक्चर को हम यहीं पे रोक देंगे। तो अब देखते हैं कि प्रमुख पारिस्थितिकी कारक या मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर्स का सेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी जीव किसी भी इकोसिस्टम में अगर रह रहा है, किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करा रहे हैं। बातें समझ में आएगी, किन कारकों के ऊपर उसका जीवन उस इन्वायरमेंट में बना हुआ है, उन कारकों को हम यहां पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हैं प्रमुख पारिस्थितिकी कारक। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो वातावरण के अंतर्गत कई भौतिक, रासायनिक, जैविक और मृदीय कारक होते हैं जो किसी जीव के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं या उस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं उसको, उन्हीं सभी को यहाँ पढ़ते हैं। तो कौन कौन से मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी जीव को किसी विशेष इन्वायरमेंट में बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इसमें से सबसे पहला आता है जलवायुीय कारक। जी हाँ, क्लाइमेट फैक्टर्स, ये बहुत मायने रखते हैं। इसमें से आपका आ गया लाइट, दूसरा आ गया टेम्परेचर, तीसरा आ गया वाटर एंड रेन, चौथा आ गया विंड, पांचवा आ गया एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय नमी आदि। तो ये जलवायु कारक हैं जो किसी जीव को बनाए रखते हैं। इस पे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है अगला स्थलाकृतीय कारण यानी टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। इसमें क्या आता है, जैसे कि हाइट, ऊंचाई आ गया, स्लोप आ गया, ढलान, फिर खुलाव, एक्सपोजर आ गया, तो ये सब टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में आते हैं। फिर तीसरा है मृदीय कारक, इन सब का हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें क्या है, एडाफिक फैक्टर्स में, जैसे कि खनिज पदार्थ हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, शैवाल, एल्गाई हो गया, मृदा जल हो गया, सॉइल वाटर या फिर सॉइल एयर हो गया, या सॉइल ऑर्गेनिज्म हो गया, या सॉइल रिएक्शन हो गया। ये सभी के सभी
एडेफिक फैक्टर्स के भीतर आते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका जैविक कारक यानी बायोटिक फैक्टर्स। यदि हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, जैसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, फंगी, चरने वाले पशु, परजीविता, सहजीविता, सिम्बायोटिज्म, पैरासिटिज्म। फिर उसके बाद है मृत्युजीविता यानी कि सेप्रोफाइटिज्म, फिर अधिपादकता, फिर उसके बाद कीटभक्षी पौधे। ये सभी के सभी जैविक बायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि किसी जीव को एक विशेष जलवायु या प्रकृति में या नेचर में सरवाइव कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर पूरे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से लड़के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज को। तो सबसे पहला एमसीक्यू है इजी वाला, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। फिर उसके बाद है दूसरा, पारिस्थितिकी के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है स्वयं पारिस्थितिकी या आर्टिकोलॉजी के अंतर्गत किस चीज की स्टडी होती है। ऑप्शन आप देखते रहेंगे ए बी सी डी। फिर इसके बाद है अगला, जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत कौन सा अध्ययन शामिल है, यानी कि एक्वेटिक इकोलॉजी में किन बातों की स्टडी होती है, किन की स्टडी होती है। फिर है पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ, पारिस्थितिकी कारकों में से कौन सा कारक शामिल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी खनिज पदार्थ, ऑप्शन डी जीवाणु। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वाले अपने देखते रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके तैयार होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है ये आपको पूरी तरीके से तैयार हो गया हो।